बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 30 मिनट का कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इस 30 मिनट के इजलास ने 70 साल से बने हुए कवानीन को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। यानी कि नए सिरे से नई चीजें जो है वो डाल दी गई। जब ये अभी बिल हुआ नहीं था पेश, तो मैंने आपके सामने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि हो सकता है गवर्नमेंट का इरादा है कि आज इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। लेकिन वो बिल पेश भी हुआ, मंजूर भी हुआ, और ना सिर्फ आर्मी चीफ यानी सर्विसेज चीफ्स की तौसीह वाला बिल मंजूर हुआ, उसके साथ ही साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो एक नई ही शक्ल के अंदर पेश करके मंजूर करवा दिया गया। अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर नई चीजें तब्दील की गई हैं नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और ये एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। लगता यह है कि गवर्नमेंट बड़े स्ट्रांग हेड के साथ आई है और उन्होंने जो करना था वो कर गुजरे हैं। जो जो कुछ नई चीजें तब्दील हुई हैं वो आप सुनिए और सर धुनिए। खासतौर पर सर्विसेज चीफ्स की यानी कि आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम के बाद अब सर जो आर्मी चीफ हैं उनकी ताकत में क्या फर्क पड़ा है, उनकी रिटायरमेंट कब होगी, क्या मामला होगा, क्या तरीकाकार होगा, उनके ऊपर जनरल की रिटायरमेंट के कवानीन लागू होंगे नहीं लागू होंगे, ये बिल्कुल ही एक नई चीज आ गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई और जो उसके अंदर एक नई चीज लेके आई गई है उसकी सारी तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूं। वो अलग बात है कि जब ये बिल मंजूर हुए तो उसके बाद मुक्के चपेड़े ठुड्डे और पता नहीं क्या क्या कुछ चला, और ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि असल में ये मामला असेंबली के अंदर क्या हुआ था और किसने किसको क्यों थप्पड़ मारा था। यानी जो अभी तक इतलात मिल रही है कि भाई थप्पड़ पड़ा है, वो किसने किसको क्यों मारा और असेंबली के अंदर क्या हुआ था, ये भी मैं आपके सामने जो है वो तफसील रख दूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम जो जानने की चीज जरूरी है वो ये है कि ये जो दोनों कवानीन तब्दील किए गए हैं उनके बाद असर क्या पड़ेगा। एक एक चीज को जरा ध्यान से समझिए। आपको एक एक चीज के देख के अंदाजा होगा कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदल के रख दी गई है। यानी मैं हैरान होता हूं कि आज से 2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में इस तरह के कवानीन होंगे। सिर्फ दमाम चाहिए, इक्तदार चाहिए। बात कही जाती थी इमरान खान ने 10 साल का प्लान बनाया है, इन्होंने 10 साल का प्लान बनाया है और वो आपके सामने भी मैं रख भी देता हूं। दो चार ऐसी चीजें जो खौफनाक है, जैसे सीधा सीधा जस्टिस जाई अफरीदी से पंगा ले लिया गया है। अब रात 12 बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लेट नाइट ये मैं वीडियो आप तक पहुंचेगी, ठीक है, यानी कि तारीख तब्दील हो चुकी होगी। इसे हम यही कहेंगे कि आज सुबह, यानी कि अभी तो रात लेट नाइट है, आज सुबह जब ये सूरज नया तलू होगा तो उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी और वो एक फुल कोर्ट भी बैठना है, बल्कि फुल कोर्ट क्या बैठना है, जो जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का की जो मीटिंग होनी है वो होनी है। उसके अंदर अब इन सारी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कैसे एक्ट करते हैं ये अब उनके ऊपर आ गया है। लेकिन मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूं कि ये क्या मामला है दोनों कवानीन की। सबसे पहले हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात कर लेते हैं और फिर हम सर्विसेज चीफ्स की बात करते हैं। तो जनाब स्पीकर कौमी असम्बली याद सादी के ज़ेर सदारत इजलास में कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल कसरत राय से मंजूर किया। सबसे पहले यह बात यह है कि जो जजों की तादाद है वो 23-25 नहीं बल्कि 34 कर दी गई है। अब कुल इस वक्त जो जजेस की तादाद है वो 17 है, 34 कर दी गई है। मैंने पहले आपको बताया कि इतने जजेस तो अमेरिका में भी नहीं है जितने जज हमने अपने ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाने की हम बात कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर सिर्फ मामला ये था जी पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं और जजेस की तादाद बढ़ानी है और जजेस की तादाद बढ़ाकर इन पेंडिंग केसेस को खत्म करना है, तो फिर ये जो आईनी बेंच वाला पूरा मामला है ये कहानी क्या है। यानी आईनी बेंचेस तो इसलिए बनाए गए ना, आईनी बेंचेस के पीछे मंतक तो ये थी कि यार ये आईनी बेंचेस को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तादाद केसेस की बहुत ज़्यादा हो गई है। आम जो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो ये सारे केसेस आईनी सुनते रहते हैं, इसलिए बाकी वो दूसरे केसेस पड़े रहते हैं, तो लिहाजा इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम आईनी बेंचेस बनाएं, इसलिए आईनी बेंच बने थे। अब आपने आईनी बेंच भी बना दी और 17 मजीद जज आप तैनात कर रहे हैं, यानी 17 मजीद जज लेके आ रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है, क्या कहानी है। फिर जनाबे सुनिए, मामला यहां पर खत्म नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ताबे करने की कोशिश है। इस पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और मुक्तदर हल्के मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट और मुक्तदर हल्के एक पेज पे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की ताकत वो होते हैं और उनकी ताकत सुप्रीम कोर्ट होती है। दोनों एक दूसरे के वो कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, ये वाला सीन होता है। पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुक्तदर हल्के से थोड़ा सा अलग रास्ता इख्तियार किया
अगले ने लम्या पा लिया पूरी सुप्रीम कोर्ट को, और लानत भेजनी चाहिए ऐसे तमाम जजेस के ऊपर कि जिन्होंने जो है ना वो जो रिटायर्ड हो गए और जिन्होंने अपने इस इदारे को तोड़ने के अंदर किरदार अदा किया। ठीक है, तो जनाब वाला आप सुनिए अगली कहानी क्या है। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल ऐवान में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामला, दरखास्तें, अपीलें और नजरसानी दरखास्त आईनी बेंच निपटाएगा। यानी कि ये सारा कुछ जो है वो आईनी बेंच निपटाएगा। बाकी सारे जो है ना वो दही दे कुंडे लालन, ठीक है, तो वो दही शही पे बेचन, उनकी जो इस वक्त हैसियत है वो किसी सेशन जज की जितनी है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारा कुछ जो है वो आईनी बेंच करेगा। बिल में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। अब बेंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज यानी कि मंसूर अली शाह साहब या अफरीदी साहब, और तीसरा मेंबर कौन होगा? तीसरा मेंबर वो होगा जो आईनी बेंच का सरबराह होगा, यानी कि मुनीब अख्तर साहब को एक बार फिर कमेटी से निकाल दिया गया है। मुनीब अख्तर साहब एक बार फिर कमेटी से निकाल दिए गए हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि जब तक आईनी बेंच के सरबराह नहीं होंगे तो मुनीब अख्तर साहब कमेटी में होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि वो क्या मामला है। बिल में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी मुश्तमिल कमेटी बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। यानी कि अगर नामजद नहीं भी हुआ तो भी कमेटी में मुनीब अख्तर नहीं बैठेंगे, तब कमेटी दो रुकनी होगी, और उस दो रुकनी कमेटी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और दूसरे जो है ना वो सीनियर प्यूनी जज होंगे। मैं आपको यह भी बता दूं, नाज़रीन किराम के जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उन्होंने इस बात के ऊपर जो है ना वो काफ़ी गुस्सा किया था और उन्होंने काजी फायज ईसा के इस मामले के ऊपर इख्तलाफ किया था, और उन्होंने कहा था कि जनाब ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो तरमीम करें और आपको उसमें चल जाए, ये मामला फुल कोर्ट बैठ कर डिस्कस करेगी, फुल कोर्ट डिसाइड करेगी कि कमेटी के अंदर कौन बैठेगा, क्योंकि ये फुल कोर्ट ने डिसाइड किया था तब भी। तो लिहाजा अब देखना होगा कि मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ क्या होता है। अब देखना होगा कि या अफरीदी साहब इसे कैसे देखते हैं माफ कीजिएगा, अब देखना होगा कि मुनीब अख्तर साहब इसे कैसे देखते हैं। क्या अब वो कमेटी बनाते हैं, और अगर वो कमेटी बनाते हैं तो फिर वो क्या फैसला करती है, क्योंकि सारी कहानी तो अब पता चलेगी ना। हम पहले तो काजी फायज ईसा को हमने रगड़ दिया और कह भी दिया कि काजी फायज ईसा फलाना 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 फलाना। अब देखते हैं कि क्या मंसूर अली शाह साहब ये याहिया अफरीदी साहब को फोर्स कर पाते हैं कि जनाब बुलाइए फुल कोर्ट, और उसके अंदर डिसाइड होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी कैसे बैठेगी। क्योंकि मुनीब अख्तर को तो एक बार फिर से निकाल दिया गया है। ये माफ कीजिएगा दूसरी दफा ऐसा हुआ है, यह दूसरी दफा ऐसा है, इट इज द सेकंड टाइम कि मुनीब अख्तर साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला गया है। तो इस तरमीम के बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुनीब अख्तर साहब इस कमेटी का रुकन बाकी बचे हैं। इसमें मजीद कहा गया है कि कोई रुकन बेंच में बैठने से इनकार कर दे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आईनी बेंच रुकन को कमेटी का रुकन नामजद करेगा। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इनकार करेंगे और कहेंगे कि जनाब मैं इसके अंदर नहीं बैठना चाहता हूं इस कमेटी के अंदर, क्योंकि आपने मुनीब अख्तर को निकाल दिया जैसे उन्होंने पहले निकाला था, तो ऐसी सूरत में भी उन्होंने रास्ता बताया है। उन्होंने कहा जी जब कोई रुकन बैठने से इनकार कर दे तो चीफ जस्टिस किसी और जज या आईनी बेंच के रुकन को कमेटी का रुकन नामजद कर देगा। अब ये जो आईनी बेंच का सरबराह बना रहे हैं नाज़रीन किराम, ये चीफ जस्टिस से तगड़ा बना दिया उन्होंने। ये पैरेलल एक पूरी सुप्रीम कोर्ट बन गई है। ये जो आईनी वो कहते हैं ना आईनी अदालत बनेगी, आईनी, ये ऑब्वियसली पूरी एक आईनी अदालत ही बन गई है। ठीक है जनाब, उन्होंने कहा जी कमेटी अपने काम प्रोसीजर तय करेगी, कमेटी अपने काम का प्रोसीजर तय करेगी। प्रोसीजर बनने तक कमेटी इजलास चीफ जस्टिस तलब करेंगे। आईनी बेंच में जज की दस्तयाबी पर तमाम सूबों से जजेस की बराबर तादाद होगी। बिल में कहा गया है कि अपील के फैसले में 30 रोज के अंदर आईनी बेंच से लार्जर आईनी बेंच मुंतकिल होगी। यानी कि सिर्फ आईनी बेंच नहीं बन रहे हैं, लार्जर आईनी बेंच भी बनेंगे। यानी कि जजेस की तादाद थोड़ी नहीं होगी, काफी ज्यादा आईनी बेंचेस के जज ही अब मुल्क बिल्कुल अलग होंगे। यानी कि इन्होंने अपनी मनपसंद की सुप्रीम कोर्ट एक नई क्लोन सुप्रीम कोर्ट बना के निकाल ली है, जो कि वो ये चाहते थे वो उन्होंने कर लिया है। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन की जानिब से हंगामा राय की गई। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कापियां फाड़ दी। ठीक है जनाब, अभी मैं लड़ाई की खबर आपको आगे चल के देता हूं। जब ये जरा मैं दूसरी वाला जो मामला है आरबी चीफ वाला भी वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपके सामने वो मुक्के ठुड्डे और चपेड़ों वाली कहानी भी सुनाता हूं। फिर जनाब ये हुआ कि आजम नजीर तारण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 तक की जा रही है। आईनी अदालत
बनानी है, इसके लिए भी जजेस चाहिए थे। आईनी अदालत बनानी है, इसके लिए भी जजेस चाहिए थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश की। अपोजिशन की तरफ से शदीद मुखालफत करते हुए ऐवान में नो नो के नारे लगाए गए। बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और शोर शराबा भी किया। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खड़े हुए। उनकी जानिब से पेश किए गए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान नेवल एक्ट 1961 और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम के बिल को भी मंजूर कर लिया गया। तमाम सर्विस चीफ्स की मुद्दत की मुलाजमत अब 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जिसके मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग। जो जनरल के रिटायरमेंट की एक उम्र की हद होती है या जो चीज़ें होती हैं, उसका इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत होगी या एयरफोर्स चीफ की मुद्दत मुलाजमत होगी या नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत होगी, वो 5 साल के लिए होगी। वो 5 साल आएंगे और 5 साल तक रहेंगे, और तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत के अंदर वो जनरल के ओहदे पे काम करते रहेंगे। उनको रिटायर्ड तस्वुर नहीं किया जाएगा। यानी कि एक होता है ना कि रिटायरमेंट की उम्र होती है, वो रिटायरमेंट की उम्र की हद ख़त्म। रिटायरमेंट की उम्र की हद आर्मी चीफ के ऊपर से ख़त्म कर दी गई। अब वो 5 साल के लिए होंगे चीफ, और 5 साल के बाद अगर उनकी दोबारा तैनाती की जाती है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। 5 साल के बाद दोबारा तैनाती, यानी कि उन्हें दोबारा से आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के एक्सटेंशन 10 साल की हो सकती है। यानी 10 साल तक आर्मी चीफ, और फिर रिक जो है ना वो भी हो सकती है आपकी, उसके बाद भी तैनाती दोबारा हो सकती है। यानी कि फिर 15 साल, यानी कि जितनी दफ़ा एक्सटेंशन होगी उतनी बार 5-5 साल बढ़ते चले जाएंगे। 5-5 साल 5-5 साल 5-5 साल जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। और यही आज की नई सूरत हाल है। अच्छा जनाब, तो तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। यानी कि उम्र की हद कोई नहीं है। तैनाती और दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन का मतलब क्या है? एक्सटेंशन का मतलब यह है कि अगर दोबारा तैनाती नहीं होती, दोबारा तैनाती होती है यानी कि दोबारा 5 साल के लिए आप किसी को आर्मी चीफ लगा दें। एक्सटेंशन ये होती है कि आपने 5 साल काम कर लिया, आपको 2-3 साल मजीद एक्सटेंशन दे दी। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना वो काम करेगा। तो जनाब ये सारी सूरत हाल हुई है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो अपोजिशन के लोग यानी कि पीटीआई के लोग उठे, उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। इधर में गवर्नमेंट के लोग भी उठे और इनके दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। और बताने वाले बताते हैं कि हाथापाई फिर चपेड़ू, ठुड्डू और मुक्कू तक चली गई, और उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं। बताया ये जा रहा है कि शायद शाहिद खटक साहब ने थप्पड़ मारा है या मुक्का मारा है अता तारड़ साहब को। अभी कुछ वीडियोस आ रही हैं, उस वीडियोस के अंदर वो बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि शायद अंदाज़ा ये हुआ है कि शायद खटक साहब की जानिब से जो है ना ये उनका मुक्का या चपेड़ जो है ना वो उन्हें लगी है अता तारड़ साहब को, और ये कहानी सख्त हद तक चली गई है। मैं मज़े की बात आपको बताऊं, इस तरह के बिलों के बाद मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था पीटीआई सर पे उठा लेगी सारा आसमान और ये वो। मज़े की बात आपको बताऊं, जब आपके जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जब वो बाहर आए तो मतीउल्लाह जान साहब ने पूछा, आपने बड़ा एहतजाज किया है आर्मी चीफ की ये एक्सटेंशन के ऊपर? तो उसके ऊपर कहा वो नहीं था, हमने तो सुना ही नहीं है बिल क्या हो रहा था, हमने तो नहीं सुना, वो हम तो सुन ही नहीं रहे थे बिल क्या हो रहा था। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। यानी कि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं हमने सुना ही नहीं, वो हमने उनकी तैनाती के ऊपर तो शोर नहीं डाला था, हमने तो सुना ही नहीं क्या हो रहा है। इससे ऊपर आप क्या ही तवक्को कर सकते हैं? इस वक्त एक ही आज़ाद आदमी है जो जेल के अंदर बैठा है। इस वक्त एक ही आज़ाद आदमी है जो जेल के अंदर बैठा है और उसका नाम इमरान खान है। बाकी इमरान खान की पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो कैद में हैं, वो ज़बान से गूंगे हैं बेचारे। तो ये अब तक की खबरें थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।